11th क्लास का बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। एटम का बोहर्स मॉडल था क्या, इस बात को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। जब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया, स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इस बात को रदरफोर्ड का मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया। रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते अपने न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है, जिससे कि एटम की स्टेबिलिटी लॉस्ट हो जाती है। ये बात रदरफोर्ड मॉडल से सामने समझ में आई थी, मीन्स उसका एक ड्रॉबैक था। इसी को बोहर ने इंप्रूव किया अपने मॉडल के थ्रू। तो क्या थे बोहर मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स, वो हम आपसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट बोहर का क्या था। बोहर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। इस तरीके से उन्होंने बताया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल। इन्हीं को एनर्जी लेवल बोला गया, यानी इन्हें चाहे तो आप एनर्जी लेवल बोले या स्टेशनरी ऑर्बिट बोले, तो हम इसे एनर्जी लेवल बोल देते हैं, एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, है ना, या फिर हम लोग शेल भी बोल सकते हैं। ये तीन वर्ड यूज किए थे बोहर ने। तो पहले को बोला था के, दूसरे को एल, एम और एन, यानी कि के, एल, एम, एन। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन थे, एल में 8, फिर 18 और फिर थे 32। यानी कि पहला पॉइंट ही बोहर का मॉडल का यह था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स एनर्जी लेवल के एक पाथ में, सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। इसी सर्कुलर पाथ को एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या शेल कहा जाता है। पहले शेल को के बोलते हैं, दूसरे को एल बोलते हैं, फिर एम बोलते हैं और उसके बाद एन बोलते हैं। यानी के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं, एल में 8 रहते हैं, फिर 18 रहते हैं, फिर 32। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोहर ने बताए थे। तो बोहर का पहला पॉइंट यही था। ये पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, इसलिए इसको स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोला गया। यानी कि इसकी अपनी एनर्जी होगी, इसकी अपनी, यानी ईच ऑर्बिट हैज इट्स फिक्स एनर्जी लेवल। अपनी ऑर्बिट, हर अपनी कोई भी एक ऑर्बिट, चाहे के हो चाहे एल हो, सबकी एक फिक्स एनर्जी, इसलिए इनको जो नाम दिया गया था वो स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोला गया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट बोहर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। अगर हम ये न्यूक्लियस मान लें, दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, ये न्यूक्लियस मान लें, ये ऑर्बिट मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v है, रेडियस r है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम mv/r इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम mvr nh अपॉन 2π के बराबर होगा। यहां पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, r रेडियस है यहां से यहां तक का, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7, ये आपको जानकारी। n इज द नंबर ऑफ शेल, किस ऑर्बिट में घूम रहा है वो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना गया था बोहर का कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमते हैं जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2π के बराबर आता है। तीसरा जो पॉइंट था बोहर का, वो तीसरा, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी मैक्सिमम टाइम अपनी ऑर्बिट में ही पास करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन कैन पास इट्स टाइम फॉर लॉन्ग टाइम, दे स्टे इन देयर ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन लंबे टाइम तक अपनी ऑर्बिट में रहते हैं, और जब लंबे टाइम तक ऑर्बिट में रहते हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप नहीं करते हैं। तो फिर क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल कैसे चेंज करते हैं, तो बोला गया
कि जब इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिलती, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर एनर्जी मिलती है, अगर ये E1 एनर्जी गेन करता है तो हो सकता है इस ऑर्बिट में जंप कर जाए, और अगर ऊपर से नीचे आया तो सपोज कर लेते हैं E2, यानी यहां इस और ऐसे कर लेते हैं, इसे ऐसा नहीं लिखिएगा, यहां पर सपोज कर लेते हैं इसकी एनर्जी E1 थी, यहां पर पहुंच गया इसकी एनर्जी E2 हो गई, तो डेल्टा E इज इक्वल टू चेंज निकाल लीजिए E2 माइनस E1, इस तरीके से निकाला से, यानी इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, और अगर एनर्जी लॉस होती है तो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। तो कितना चेंज हुआ एनर्जी का ये पता कर सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 से, और डेल्टा E जो होता है वो hc अपॉन लैम्डा, जो एनर्जी निकालने का कंसेप्ट है उससे निकाला जा सकता है। तो फिलहाल ये बोहर के मेन पॉइंट्स थे, मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए बोहर के। तो बोहर मॉडल के ये पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल हुए एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा मॉडल माना गया। लेकिन इस मॉडल का, पहले तो मैं आपको इस मॉडल की ये बता देता हूं कि इस मॉडल ने क्या क्या एक्सप्लेनेशन कर दिए। एक तो इसने एक्सप्लेन किया कि एटम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसने बहुत मदद की एक्सप्लेन करने में। पहली बात, इस मॉडल से किसी भी इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी एनर्जी निकाली जा सकी, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाला जा सका, किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली जा सकी। ये सब इसके मेन पॉइंट्स थे बोहर मॉडल के, जो सक्सेस थी इसकी। इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि बोहर मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाई एटम इज स्टेबल। इस बात का एक्सप्लेनेशन आपको लग गया होगा कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी लेवल की ऑर्बिट में ही घूमते हैं। ये सब बातें मैंने अभी आपको बताई। लेकिन फिर भी इस मॉडल का कुछ ड्रॉबैक था। इस मॉडल के ड्रॉबैक क्या थे वो भी मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। इस मॉडल के ड्रॉबैक जो थे, ड्रॉबैक क्या थे? इस मॉडल के ड्रॉबैक ये थे कि सबसे पहले ये मॉडल केवल उन्हीं एटम को एक्सप्लेन कर पाया जिनमें इलेक्ट्रॉन एक था, यानी ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे बड़ा ड्रॉबैक। ये ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब बच्चों के सामने क्वेश्चन, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि ये ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब समस्या ये आती है, ज़ीमैन इफेक्ट होता क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़ीमैन इफेक्ट? ज़ीमैन इफेक्ट का मतलब होता है जब स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं और वो ब्रेक हो जाए तो उसे ज़ीमैन इफेक्ट बोला जाता है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का ब्रेक हो जाना ही कहलाता है ज़ीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का ब्रेक हो जाना कहलाता है स्टार्क इफेक्ट। ये दोनों बातों को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना गया था। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था उसको भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ पता करना इम्पॉसिबल है, लेकिन यहां पर MVR जो कैलकुलेशन की जा रही है उसमें ये बातें आ रही हैं। इसका मतलब है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये मॉडल। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक रहे मॉडल के, लेकिन इन ड्रॉबैक के साथ भी ये मॉडल बहुत लंबे टाइम तक सफल रहा, और इसी मॉडल ने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। इसी के बाद आया था सोमरफील्ड का मॉडिफिकेशन आया था, तो उसने भी इस मॉडल में बहुत सारे करेक्शन, यानी ऑर्बिटल की जो शेप थी, इन्होंने ऑर्बिट जो बताई वो ऑर्बिट सर्कुलर बताई थी, जबकि सोमरफील्ड ने इलिप्टिकल बता दी थी। तो वो अगले मॉडल सोमरफील्ड के मॉडल में, हालांकि वो 11th के सिलेबस में नहीं है। तो आप बोहर मॉडल को अच्छे ढंग से पढ़िए, इनके अच्छे पॉइंट्स को पढ़िए, एग्जाम में आने के चांस बहुत रहते हैं। इस मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं, कभी ड्रॉबैक भी पूछे जाते हैं, कभी एक नंबर में ज़ीमैन इफेक्ट पूछ लेते हैं, कभी स्टार्क इफेक्ट पूछ लेते हैं।
क्या मॉडल की सफलताएं थी ये पूछी जाती है, क्या इसकी सक्सेस थी ये पूछी जाती है, क्या इसके ड्रॉबैक थे वो पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा जो बोहर मॉडल्स के मेन पोस्टुलेट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।